हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर जेई फाउंडेशन काका चैनल। ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। मैं तबीब सिद्दीकी एक नए चैप्टर के साथ फिर आया हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा टारगेट होता है कि 10 से 15 मिनट या एट द मोस्ट 20 मिनट्स में हम एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। हम 15 से 20 मिनट में एक पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं जो आपके क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अलजेब्रा यूनिट का ये चैप्टर है। और सिंपल बात यह है और बड़ी लॉजिकल बात एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूं तो ये चैप्टर बड़ा आसान है, सिर्फ दो फॉर्मूले पे बेस्ड है। एक फॉर्मूला बेस्ड करता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक फॉर्मूला सम ऑफ द टर्म्स को डिनोट करता है। जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है मुझे ऐसा यकीन है कि उनको ये फॉर्मूले याद होंगे। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टाइम बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि थ्योरी को जाके एक बार पढ़े, इतना बुक्स उठाएं, नोट्स उठाएं। बस एक हल्का सा रिवीजन हो जाए और फिर दे जस्ट वांट टू सॉल्व सम मोर एंड मोर पीवाईक्यूज एंड अदर क्वेश्चंस, तो ये उनके लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए हमारी जो डिटेल वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन विद द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात होती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसे हैं, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो एपी उसको कहते हैं जिसमें एक सीक्वेंस हो, सीक्वेंस ऐसी नजर आए कि हर टर्म किसी फिक्स्ड नंबर के साथ बढ़ रही हो, जैसे कि 2। अब जैसे इसमें 2 में अगर आप 3 ऐड कर दो तो 5 आ जाएगा, फिर 5 में अगर आप 3 ऐड कर दो तो 8 आ जाएगा, 8 में 3 ऐड कर दो तो 11 आ जाएगा। तो इस टाइप के सीक्वेंस को अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो नंबर्स कहलाते हैं, इनकी पोजीशन जो ये जैसे 8 थर्ड पोजीशन पे है तो ये थर्ड टर्म कहलाती है, तीसरे नंबर की टर्म। ठीक है ना, इसको आपको हल्का हल्का याद रखना चाहिए। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। जैसे 2 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। 8 और 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आता जाएगा, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसको आइडेंटिफिकेशन में कैसे जाना है। तो क्या क्या देखा हमने कि एपी कहते किसे हैं, एपी को परखना कैसे, कैसे पता लगाना है कि ये एपी है। तो ये सारी चीजें अब हम इन डेप्थ फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फिक्स नंबर के साथ चीजें बढ़ती चली जाती है, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कभी आएगा नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द स्टार्टिंग हम इसको ले रहे हैं कि ये एक एपी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो हमेशा ए ही होगी, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे 3/2, जो सबसे पहली टर्म लिखी जाएगी। और कॉमन डिफरेंस किसी भी दो टर्म्स के कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस से आ सकता है, तो 1/2 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो -2/2 और डी की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो बहुत सिंपल से कैलकुलेशन हो गई कि अगर आप हर टर्म पे -1 ऐड करते जाएं तो आपको पूरी सीक्वेंस मिल जाएगी, यानी पहली टर्म ए और कॉमन डिफरेंस कैसा आता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल से टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन कौन सी एपी है। तो एपी के लिए हमेशा याद रखें कि डी का होना जरूरी है, यानी कॉमन डिफरेंस का होना जरूरी है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होना, कांस्टेंट होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये एपी है, बिल्कुल है। यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे 2 है, -3 -1, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? -2 एंड -5 -3, तो ये -2। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस -2 का नहीं आ रहा, यहाँ पे +2 का आ रहा है, सॉरी -1 सॉरी -2, ये भी -2, ये भी -2, तो ये भी एपी है। आर यू गेटिंग इट? कॉमन डिफरेंस हमेशा किसी भी दो टर्म का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है? -2। इधर देखेंगे तो 2 -2, 2 ऑफ माइनस और -2 कितना हो जाएगा? 4। -2 -2, -2 -2 कितना हो जाएगा? -4। 2 माइनस ऑफ 2 4, अब -2 ये वापस से कितना आ रहा है? आपका -4 आ रहा है। तो ये एपी नहीं है। ये एपी क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस कभी 4 आ रहा है, कभी -4, कभी 4, कभी -4, कभी 4, कभी -4, तो ये एपी बिल्कुल नहीं है। एपी में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। ये भी एपी बिल्कुल दिख रही है क्या? 1 -1 0 हो गया, 1 -1 0 हो गया, लेकिन 2 -1 तो 1 हो गया ना। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी देता, अगर कांस्टेंट होता है तो वो एपी देता है, अदरवाइज एपी नहीं देता। तो एपी को आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं अगर 1 मार्क्स में, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप बहुत इजीली इस चैप्टर को समझ सकते हो, रिवीजन बहुत क्रिटिक आसानी से इस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा अगर आप हर टर्म्स को और हर क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे एक चीज अगर हम देखें कि जस्टिफाई टू से, क्या हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स एपी है? तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, और ट्रिक ये है कि जनरल टर्म जो भी होगी एपी की, यानी किसी भी तरह की, जैसे ये कह रहा है कि जनरल टर्म 2n-3 है, यानी n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो उसमें पहली टर्म आएगी, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म कितनी आ रही है? 2 1 2 -3 -1। अब n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे
तो दूसरी टर्म आएगी। जैसे एन की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 ये 1, फिर एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो तीसरी टर्म आएगी 3 2 ज़ा 6 एंड 6 माइनस 3 इज 3। तो अगर आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 2 का आता जा रहा है, तो ये एपी है। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए हिंट ये है कि जब भी अगर जनरल टर्म लीनियर हो एन के अंदर, किसमें हो, लीनियर हो एन के अंदर, यानी क्वाड्रेटिक ना हो, क्यूबिक ना हो, इस तरह की टर्म नहीं हो, लीनियर हो, तो जैसे ये क्वाड्रेटिक है एन के अंदर, तो ये एपी नहीं हो सकती। एपी हमेशा लीनियर टर्म रहेगी। आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो एन की वैल्यू 1 पुट करके। जैसे इसके अंदर हम एन की वैल्यू 1 पुट करें तो पहली टर्म कितनी मिल जाएगी, 8, 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 8। अगर एन की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 17, और एन की वैल्यू 3 पुट करें, तीन टर्म तो निकालनी पड़ेगी एपी को ढूंढने के लिए, क्योंकि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस 5 32। तो ऑब्वियस बात है डिफरेंस कांस्टेंट कहाँ आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे तो और बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये एपी नहीं है। और ट्रिक क्या है कि जनरल टर्म में हमेशा क्या होगा, लीनियर इन एन होगी, एन के अंदर पावर या जो डिग्री है वो 1 ही होगी। अगर 1 नहीं है तो वो एपी बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखिएगा, ये इंडिकेशन है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द 10th टर्म। अब देखो पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ना, वो आपको मैं सामने लिख रहा हूं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सबसे पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसमें ए एन क्या कहलाता है कि जनरल पोजीशन ऑफ द टर्म, जैसे कि ये थर्ड टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, आर यू गेटिंग, ऐसे 6 टर्म आएगी, ऐसे अपन जनरल टर्म मान लेते हैं nth टर्म होगी, तो ए एन वो जनरल टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो पहली टर्म ए होती है और n माइनस 1, एन वही है आपका जनरल टर्म का वाला जो सबस्क्रिप्ट है, और डी कॉमन डिफरेंस। तो जैसे यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 10th टर्म क्या होगी, तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप देखोगे तो ए 10 आ जाएगा, ए प्लस 9 डी। अब बच्चों हमेशा ये याद रखना है कि ये बहुत इजी सी क्वेश्चन है। मतलब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 17th टर्म कितनी हो जाएगी, तो आप 17 टर्म को लिख सकते हो ए प्लस 16 डी। अगर मैं आपसे पूछूं 98th टर्म कितनी हो जाएगी, तो आप बोल सकते हो ए प्लस 97 डी। तो ये चीज आप फॉर्मुलेशन को मैं बार बार अब अगले क्वेश्चंस में यूज करूंगा, तो डायरेक्टली यूज करूंगा, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बहुत ही आसान है, पहली टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 5 का है, क्योंकि आप अगर आप डिफरेंस लोगे तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 5 आ रहा है, तो ये 9 5 से 45 और ये 47 आ जाएगा, 10th टर्म आपकी 47 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन है। अब देखो ये कह रहा है कि सेकंड टर्म एपी की 13 है, तो a प्लस 2 माइनस 1 वो कितना है, d, और फिफ्थ टर्म 25 है, यानी a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 25। कोई एपी है, उसकी सेकंड टर्म 13 है, यानी a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और फिफ्थ टर्म यानी a प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस डी। तो एपी क्या होगी, एपी की 7 टर्म क्या होगी, तो पहले अपन ए और डी निकाल लेते हैं। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस 3d, एंड दिस कम्स आउट टू बी 5 माइनस 3 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, माइनस 12। तो डी यहां से 4 आ जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन में आप डी की वैल्यू 4 पुट करो तो ए की वैल्यू 13 माइनस 4 9 आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे 7 टर्म पूछ रहा है, तो 7 टर्म कितनी होगी, a प्लस 6d। तो a प्लस 6d होगी ना, बिल्कुल सिंपल, अभी अभी हमने इसको सीखा भी है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 इंटू 9, 6 9 जा 54। आई थिंक इसमें मिस्टेक है इन ऑप्शंस में। सेकंड टर्म ऑफ द एपी 13 दे रखी है, एंड फिफ्थ टर्म a प्लस 4d 25 दे रखी है। डिफरेंस लिया आपने और सिंपल सी d की वैल्यू 4 सॉरी d की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। a की वैल्यू 9 है, सॉरी d की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 6 4 जा 24, और 24 प्लस 29 कितना होता है, 33। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने a और d को रिप्लेस कर दिया था फॉर्मूले में, ठीक है ना। a 9 है और d 4 है। बिल्कुल सिंपल सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेंगे कि एक जनरल टर्म दे रखी है, 7 टर्म, एक 11 टर्म दे रखी है, और एपी फाइंड करने को कह रहा है, या सम ऑफ 10 टर्म्स निकालने को कह रहा है, या 7 टर्म निकालने को कह रहा है, लाइक काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, विच टर्म ऑफ एपी इज 2010। अब ये टर्म दे दिया इसने, अब टर्म की पोजीशन पूछ रहा है, विच टर्म यानी कौन से नंबर की टर्म 210 होगी इस एपी की। तो अगर इस एपी की हम बोले तो ये 21 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 42 माइनस 21। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 एंड 4 माइनस 2 21। कॉमन डिफरेंस भी 21 आ रहा है, यानी पहली टर्म भी 21 आ रही है, कॉमन डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 21 का आ रहा है। तो 210 वाली नंबर की टर्म कौन सी होगी। अगर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला देखें तो हमसे यहाँ पे n की वैल्यू ही पूछ रहा है, 210 ये दे रखा है, पहली टर्म 221 दे रखी है, n की वैल्यू हमसे निकालने को कह रहा है।
तो अगर हम 21 कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन, 21 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, तो 9 एन की वैल्यू आ जाएगी 10th। तो बेसिकली 10th टर्म होगी जो कि 210 होगी। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, 10 टर्म को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 9d, और ए कितना है यहाँ पे 21 और आपका कॉमन डिफरेंस भी 21 है, तो 21 9 1 9 9 2 18, तो ये हो जाएगा आपका 210। क्रॉस वेरिफिकेशन, आंसर को ही वेरीफाई कर लिया हमने, ठीक है। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, अब एंड से फोर्थ टर्म जो है इस सीक्वेंस की वो क्या होगी, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की एंड से फोर्थ टर्म क्या होगी, इसको आप मिटा सकते हो, -11 -8 -5, तो एंड से फोर्थ टर्म क्या होगी, एंड से फोर्थ टर्म। तो हम ऐसा करते हैं कि जो भी सीक्वेंस है ये कहां तक जा रही है 49 तक जा रही है, ये डॉट 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 लगा देना है, ये कहां तक जा रही है 49 तक जा रही है। तो हम ऐसा करते हैं सीक्वेंस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, नहीं उल्टा कर देते हैं, तो स्टार्ट से फोर्थ टर्म आ जाएगी। भाई यहाँ पे देखो -11 है, -8 है, -5 है, फिर ये ऐसे कहां तक जा रही है 49। तो अगर हम देखें तो -5 में -3 ऐड करने से -8 आएगा ना, तो 49 में -3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 46, फिर ये कितना आ जाएगा 43। आर यू गेटिंग इट? तो अगर हम उसको उल्टा करें तो 49 46 43 ऐसे चलते चली जाओ तो लास्ट टर्म -11 आ जाएगी। तो इस सीक्वेंस की जो एंड से फोर्थ टर्म होगी, एंड से, वो इस सीक्वेंस की स्टार्ट से फोर्थ टर्म हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? तो जनरली एपी को आप क्या करो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। अगर एंड से एंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द 7 टर्म फ्रॉम द एंड, तो बस आप सीक्वेंस को उल्टा करो, कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है +3, तो उल्टी करने के बाद कॉमन डिफरेंस -3 आ जाएगा, बस ये याद रखना, साइन चेंज हो जाएगा कॉमन डिफरेंस का, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से अपने को फोर्थ टर्म निकालनी है तो a + 3d हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो लेकिन वैल्यू पुट करके रखो। तो ये 3 × -3, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो एंड से जो टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है 40 आ रही है, ठीक है, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है। अब देख लेते हैं कि कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन सी टर्म जीरो होगी। तो हम मान लेते हैं कि जनरल टर्म ए एन जीरो होगी, तो इसकी जनरल टर्म लिखेंगे a + n - 1 × d। हम मान लेते हैं, देखते हैं कि n जीरो कब आता है। तो 21 लिखा, n - 1 लिखा, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -3 का, अगर आप बहुत नोटिस करो तो ये -3 का आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 21/3 इज इक्वल्स टू n-1, और 7 + 1 इज इक्वल्स टू n। तो 8th टर्म होगी यहाँ पे, यानी 8th टर्म यहाँ पे जीरो आ जाएगी, 21 यानी 21 18 15 जो 8वीं पोजीशन की टर्म होगी वो जीरो होगी। तो इज देयर एनी टर्म जीरो? यस इट इज, और वो कौन सी है 8th टर्म है, बिल्कुल सिंपल से। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट नंबर कितने डिविजिबल बाय 3 है? तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो 12 है, फिर 15 है, और लास्ट कितना होता है 99। तो यहाँ पे आपको n निकालना है कि कितनी टर्म्स हो गई। तो आप देखो कि a यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया, d कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे लास्ट टर्म भी कितनी है 99 है, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो an = a + n - 1 × d। तो ये हो जाएगा 99 = 12 + n - 1 × कॉमन डिफरेंस 3। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है और इजीली आंसर आपको निकालना है, बहुत सिंपल। मैंने कहा ना ये बहुत सिंपल चैप्टर है। तो ये 3 2 6 3 9 27, तो कितने मल्टीपल आ जाएंगे 30। कितने मल्टीपल आ जाएंगे, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डेटा डिविजिबल बाय 3? 30 नंबर्स आ जाएंगे। करना क्या है बच्चों, आपको बस क्वेश्चंस को समझना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कुछ नहीं है। अब आगे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है, जैसे कि अगर ये लिखें a1 a2 a3, यानी इन सब सम्स को अगर हम ऐड कर दें, यानी एपी की कोई टर्म है a1 a2 a3, ये सब n टर्म्स ऑफ एन एपी है। अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला बनता है n/2 2a + n - 1 × d, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले को, या फिर कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं सम n/2 a + जनरल टर्म। अब an की वैल्यू पुट करोगे तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का ये फॉर्मूला है, 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म्स को ऐड करने के ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको बिल्कुल इजीली गोइंग में याद हो भी जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म एंड लिस्ट ऑफ द नंबर हुज टर्म इज गिवन बाय an = 3 + 2n। तो एक जनरल टर्म का हमारे पास एक सिग्निफिकेंस फॉर्मूला आ गया कि हमें इस एपी की, यानी ये जो जनरल टर्म लिखा हुआ है 3 + 2n,
इस एपी की, ये जो भी एपी होगी इसकी 24 टर्म का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले तो एपी को ढूंढना पड़ेगा, और मैंने अभी आपको ट्रिक में समझाया था ना कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी में एन में लीनियर बनेगी। अगर एन में लीनियर नहीं बन रही है तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी नहीं है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अगर हम इसमें देखें तो ये एन में लीनियर बन रही है, तो इसलिए एपी की जनरल टर्म होगी। अब एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये आपकी पहली टर्म हो गई। एन की वैल्यू 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 × 2 कितना आ गया, 4, तो 2 × 4 + 3 7, ये आपकी दूसरी टर्म हो गई। एन की वैल्यू 3 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 × 3 6 + 3 9, ये आपकी थर्ड टर्म हो गई। तो अगर आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी कितना आ जाएगा, किसी भी दो टर्म का डिफरेंस ले लो तो कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 - 5 = 2। अब हमारे पास n टर्म्स का फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 = 2a + n - 1 × d। तो सम ऑफ n टर्म्स यानी सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है हमें, तो ये जाएगा 24/2 2 × a यानी पहली टर्म कितनी है यहाँ पे 5 है, और n कितना है 24 - 1 × d, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना निकाला हमने 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 23 × 2 कितना आ जाएगा, 46, 46 + 10, 46 + 10 कितना होता है 56, एंड 56 × 12 निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 24/2 12 होता है ना, ठीक है। तो ये सम ऑफ एन टर्म्स का टारगेट था। तो जनरली इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी सम ऑफ एन टर्म्स एंड जनरल टर्म्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। एक और कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, ये लास्ट कैटेगरी क्वेश्चन बन सकते हैं, विच टर्म ऑफ द टर्म इज अ नेगेटिव, यानी फर्स्ट नेगेटिव है। यानी ये देखो ये सीक्वेंस क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, ये घटती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव टर्म भी स्टार्ट होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि नेगेटिव, जो भी टर्म नेगेटिव होगी, जैसे इसमें a की वैल्यू 53 है और ये सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है और -5 से डिक्रीज हो रही है, तो घटते 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 पहली टर्म कोई ना कोई तो नेगेटिव होगी। वो पहली टर्म की पोजीशन क्या होगी ये हमें बताना है, पहली टर्म की पोजीशन क्या होगी ये बताना है। तो मान लेते हैं कि जनरल टर्म इसकी कोई जीरो होगी, लेट अस सपोज होगी, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं। तो a + n - 1 × d के फॉर्मूले से हम देखते हैं कि कोई टर्म जीरो आ रही है क्या। तो देखा तो a की वैल्यू 53 है, n - 1 और d की वैल्यू आपकी -5 है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये 53/5 = n - 1 आ जाएगा, और 5 1 ज़ा 5, और ये 5 0, और 10.6 = n - 1। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 11.6, यानी कोई भी टर्म 11.6 तो टर्म की पोजीशन होती ही नहीं है ना। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि 4th रैंक 5th रैंक और 4.5 रैंक, ऐसा कुछ नहीं होता ना भाई, या तो 11 टर्म होगी या 12 टर्म होगी, इसके बीच में कोई टर्म ही नहीं होगी, पोजीशन तो हमेशा इंटीजर होती है। तो यानी जीरो टर्म तो कोई भी नहीं होगी। लेकिन ये मालूम है क्या बता रहा है कि जैसे कि 11th टर्म और 12th टर्म के बीच में जीरो आ रहा है, यानी 11 टर्म एंड 12 टर्म के बीच में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी 11 टर्म तो पॉजिटिव होगी और 12 टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। 11.60 आ रहा है ना, यानी 11 टर्म तो पॉजिटिव हो गई। आप चेक भी कर सकते हो, आप डी की वैल्यू 11 डालो, यहाँ पे एन की वैल्यू 11 डालो, तो 11 - 1 कितना होता है 10, 10 × -5 -50, 53 - 53 3 आ रहा है। अब जो 11 टर्म है 3 आ रही है, अब -5 से डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी होगी, 12 टर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ एंड सम ऑफ एन टर्म्स बताओ, एपी ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ए एन वाली जनरल टर्म जो हमने बताया था कि एपी जो होती है हमेशा ए एन के अंदर लीनियर टर्म बनाती है, a + n - 1 d से, तो n के अंदर लीनियर टर्म बनाएगी, यानी 3 + 4n, ये एक एपी है, ये एक एपी है। ठीक है, आप इसमें n की वैल्यू 1 डालेंगे 2 डालेंगे तो आपको ये पूरी सीक्वेंस मिल जाएगी। तो आई होप सो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। हल्के हल्के फॉर्मूले सिर्फ 2 ही याद रखने होते हैं, उन फॉर्मूले को आप याद रखिए, उनको अप्लाई करिए, ए को आइडेंटिफाई करिए, डी को आइडेंटिफाई करिए, एंड जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग इट। कुछ कैलकुलेशन कुछ थोड़े से घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से जज करना होता है कि हमारे इसका रेस्पॉन्स क्या होगा। फॉर्मूले वही लगेंगे, ए आइडेंटिफाई करना है, डी आइडेंटिफाई करना है या एन आइडेंटिफाई करना है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप इसके पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, या हमने जो शीट दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की उसको जरूर लगाएं, तब आप ये माने कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। और हम फिर से आपका ये काका एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आपके लिए फिर से रिवाइज टॉपिक लेके आएगा, ताकि आपको कोई परेशानी हो। तब तक के लिए आप इसके लिए प्रैक्टिस करिए और मुझे आप इजाजत दिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।